हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और झारखंड की क्लास में आज के क्लास में हम देखेंगे मध्यकाल में झारखंड। और मध्यकाल में झारखंड को शुरू करने से पहले हम इसको थोड़ा सा समझते हुए चलेंगे। इसको हम दो भाग में बांट करके देखेंगे। तो पहला है पूर्व मध्य काल और दूसरा है उत्तर मध्य काल। तो पूर्व मध्य काल में मुख्यतः 4 मंदिर है जिसके बारे में हम लोगों को ध्यानपूर्वक देखना है और उसको याद करते हुए चलना है। और उत्तर मध्य काल में बख्तियार खिलजी के शासन के बाद उनका जो कालक्रम है उसको हम देखेंगे। और पूर्व मध्य काल मुख्यतः हर्षवर्धन की मृत्यु और दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बीच के समय को पूर्व मध्य काल कहते हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो यहाँ पर है सबसे पहला महामाया मंदिर के बारे में। तो महामाया मंदिर किस स्थान पर है? तो ये हापामुनि गांव में है। महामाया मंदिर का संबंध किस काल से है? तो ये पूर्व मध्य काल से है। महामाया मंदिर के प्रसिद्ध हापामुनि मंदिर गांव, जो हापामुनि मंदिर गांव है वो राज्य के किस जिले में स्थित है? तो ये गुमला में है। हापामुनि गांव में स्थित महामाया मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ये गजघंट राय ने किए थे। फिर है हापामुनि मंदिर गांव में स्थित महामाया मंदिर का निर्माण कराया गया था। कब कराया गया था? तो 908 ईसा पूर्व में कराया गया था। 908 ईस्वी में 908 ईसा पूर्व यहाँ होना चाहिए। ईस्वी में महामाया मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक के द्वारा कराया गया? तो ये नागवंश के द्वारा कराया गया। फिर है हापामुनि गांव के महामाया मंदिर में किसके द्वारा विष्णु की प्रतिमा स्थापित की गई? तो ये सियानाथ के द्वारा। महामाया मंदिर का प्रथम पुरोहित कौन था? तो ये थे हरिनाथ राय। और फिर है गजघंट राय का धार्मिक गुरु कौन था? तो ये हरिनाथ थे। तो इसके बाद हम देखेंगे टांगीनाथ मंदिर। लेकिन इसके पहले महामाया मंदिर से रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है उसको हम अच्छे से देख लेंगे कि इस मंदिर से संबंधित जो भी प्रश्न बनता है कि इस मंदिर किस स्थान पर है और ये किस काल से संबंधित है, किस जिले में है और इसका निर्माण किन्होंने कराया था, कब निर्माण किया गया था, ये सारी चीज़ों को अच्छे से देख करके और हम याद करते हुए चलेंगे। फिर हम आएंगे टांगीनाथ मंदिर। तो टांगीनाथ मंदिर झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो ये गुमला जिला में अवस्थित है। गुमला में स्थित टांगीनाथ मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? तो ये पूर्व मध्य काल में हुआ था। अष्टभुजी का शक्तिपीठ छिन्नमस्तिका किस स्थान पर स्थित है? तो ये रजरप्पा में है। देखिए टांगीनाथ मंदिर से जो प्रश्न है वो यहाँ तक है और इसके बाद आ गए हम अष्टभुजी का शक्तिपीठ छिन्नमस्तिका मंदिर। तो इससे भी बहुत प्रश्न बनता है। तो ये कहाँ स्थित है? तो रजरप्पा में है। और रजरप्पा झारखंड के किस जिले में है? तो ये रामगढ़ जिले में है। रामगढ़ में स्थित छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ का संबंध किस काल से है? तो पूर्व मध्य काल से है। अभी हम लोग पूर्व मध्य काल ही पढ़ रहे हैं। झारखंड के किस स्थान से पाल शासक महेंद्र पाल के शिलालेख प्राप्त हुए हैं? तो ईंटखोरी से। ईंटखोरी से बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं और उसको ध्यान से देखते चलिएगा। फिर है माँ भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण झारखंड के किस स्थान पर किया गया है? तो ईंटखोरी से किया गया है। ईंटखोरी में माँ भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण किस के शासन काल में किया गया था? तो पाल काल में किया गया था। बख्तियार खिलजी ने झारखंड से होकर किस स्थान पर आक्रमण किया था? तो नदिया में। अब देखिए बख्तियार खिलजी का यहाँ पर जिक्र हो गया। तो बख्तियार खिलजी का जब स्टार्ट हो जाएगा तो ये हो गया आपका उत्तर मध्य काल। तो उत्तर मध्य काल में अब हम यहाँ से देखेंगे बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने झारखंड से होकर किस स्थान पर आक्रमण किया? तो नदिया में किया। बख्तियार खिलजी ने किस शताब्दी में झारखंड से होकर नदिया में आक्रमण किया? तो 13वीं शताब्दी में। बख्तियार खिलजी के नदिया आक्रमण के समय बंगाल में सेन वंश का कौन सा शासक शासन में था? तो ये लक्ष्मण सेन थे। इल्तुतमिश तथा बलबन के समय झारखंड इनके प्रभाव से मुक्त था क्योंकि यहाँ नागवंश के एक शक्तिशाली राजा का शासन था। वह राजा कौन था? तो ये हरिकर्ण थे। हरिकर्ण के वक्त इल्तुतमिश तथा बलबन के का प्रभाव यहाँ पर नहीं देखा जाता था। फिर है अलाउद्दीन खिलजी ने अपने किस सेनापति को, यहाँ पर किस सेनापति को नागवंशीय राज्य पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा था? तो ये छज्जू मल्लिक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न कहीं ना कहीं सेट में एग्जाम में मिल ही जाता है। फिर है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कब अपने सेनापति छज्जू मल्लिक को झारखंड में नागवंशीय राज्य पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा गया था? तो ये 1310 ईस्वी में।
अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति दक्षिण भारत पर विजय अभियान हेतु जाते समय झारखंड से गुजरा था? तो ये मलिक काफूर था। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, इसको भी बहुत ही ध्यान देने का आवश्यकता है। फिर है, किस नागवंशी राजा ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली थी? तो ये थे फनी मुकुट राय और वेणुकर्ण, दोनों अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर लिए थे। फिर है, तुगलक शासन के दौरान कौन नागवंशी राजा शासन में था? तो ये हरि कर्ण थे। फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल के शासक शमसुद्दीन शाह से हजारीबाग के किस क्षेत्र को जीतकर उसे बंगाल की राजधानी बना ली थी? तो ये सतगावा क्षेत्र था। लोधी वंश के शासन के दौरान इनमें से किसने झारखंड पर शासन नहीं किया? तो हरिकर्ण। लोधी वंश के शासन के दौरान उड़ीसा के किस वंश ने झारखंड पर आक्रमण किया? तो गजपति वंश। ये कहाँ के थे? तो उड़ीसा के थे। ठीक है ना, ये ध्यान देना है। उड़ीसा के किस शासक ने झारखंड के एक बड़े भाग पर आक्रमण किया तथा उस पर अधिकार कर लिया? तो ये कपिलेंद्र थे। उड़ीसा के ये शासक थे और ये झारखंड के एक बड़े भूभाग पर आक्रमण किए और उस पर अधिकार कर लिए। कपिलेंद्र। किस वंश के सुल्तानों के प्रभाव से झारखंड लगभग मुक्त रहा? तो ये लोधी वंश था। लोधी वंश के शासन के दौरान ही झारखंड लगभग मुक्त रहा, लोधी वंश के सुल्तानों के प्रभाव से। लोधी वंश के समकालीन कौन झारखंड के नागवंश के शासक थे? तो ये थे प्रतापकर्ण, विराटकर्ण और छत्रकर्ण। ये तीनों जो थे ये लोधी वंश के समकालीन थे, जो नागवंश के शासक थे। 1494 ईस्वी में सिकंदर लोधी के भय से जौनपुर के शासक हुसैन शाह सरकी ने झारखंड के किस क्षेत्र में शरण ली थी? ये जौनपुर के शासक थे और आकर के कहाँ शरण लिए थे? तो झारखंड में। किस जगह में? तो साहेबगंज में। किसे झारखंडी सुल्तान के नाम से जाना जाता है? ये जो झारखंडी सुल्तान से जो प्रश्न बनता है ना, इसका आंसर है आदिल शाह द्वितीय। तो ये जो प्रश्न है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार सेट में या एग्ज़ाम में पूछा गया है। ये आदिल शाह द्वितीय। शेर शाह ने झारखंड के किस क्षेत्र पर उपयोग अपने बंगाल अभियान में किया था? ये जो शेर शाह हैं वो झारखंड के किस क्षेत्र का उपयोग किए थे अपने बंगाल अभियान के दौरान? तो ये राजमहल क्षेत्र था। फिर है, शेर शाह के सेनापति खवास खां किस चेरो शासक को पराजित करके श्याम सुंदर नामक हाथी प्राप्त किए थे? तो ये महारत चेरो थे। फिर है, मुगल अफगान संघर्ष जो हुआ था 1530 से 41 के दौरान, उसमें हुमायूं झारखंड के किस स्थान तक आया था? तो ये भुरकुंडा तक आ गए थे। जुनैद करानी और मुगलों के बीच झारखंड के रामपुर क्षेत्र में हुए संघर्ष में मुगलों की जीत हुई थी। यह रामपुर क्षेत्र वर्तमान में कहाँ है? तो ये रामगढ़ में है। ये जो झारखंड के रामपुर क्षेत्र में हुआ था संघर्ष, ये कहाँ था? तो ये रामगढ़ में था। अकबर ने किसे झारखंड पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा था? तो शहबाज खां को भेजा था। किसने भेजा था? अकबर ने। और कहाँ भेजा था? झारखंड पर विजय प्राप्त करने के लिए। फिर है, अकबर ने 1585 ईस्वी में शहबाज खां के नेतृत्व में किस नागवंशी शासक के विरुद्ध विजय प्राप्त करने हेतु अपनी सेना भेजी थी? तो ये मधुकरण शाह था। ये शहबाज खां के नेतृत्व में भेजे थे। ठीक है ना, यहाँ ये ध्यान देना है। किस मुगल शासक ने झारखंड को सर्वप्रथम अपना करदाता प्रदेश बनाया था? तो ये अकबर थे। अकबर ही थे जो सर्वप्रथम झारखंड को अपना करदाता प्रदेश बनाया। 1589 ईस्वी में अकबर ने किससे बिहार सह झारखंड का सूबेदार नियुक्त किया था? तो ये मान सिंह थे। मान सिंह बहुत ही प्रमुख जो है भारतीय इतिहास में अकबर के शासनकाल में भी देखा जाता है और इनका यहाँ पर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि बिहार से झारखंड का सूबेदार मान सिंह को बनाए थे अकबर ने। 1950 ईस्वी में अकबर के सूबेदार मान सिंह ने पलामू के किस चेरो राजा को मुगलों की अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश कर दिया था? तो ये भागवत राय थे। कहाँ के थे ये? तो ये पलामू के थे, चेरो राजा भागवत राय। 1592 ईस्वी में अकबर के प्रतिनिधि मान सिंह ने झारखंड के किस स्थान को बिहार एवं बंगाल की राजधानी बनाए थे? तो ये राजमहल क्षेत्र था। राजमहल क्षेत्र को मान सिंह ने बिहार और बंगाल की राजधानी बनाए थे। 1592 ईस्वी में उड़ीसा के अभियान के लिए जाते समय मान सिंह ने झारखंड के किस स्थान से गुजरा था? जो मान सिंह थे ये झारखंड के किस स्थान से गुजरे थे उड़ीसा अभियान में जाते समय? तो ये सिंहभूम क्षेत्र था। सिंहभूम क्षेत्र से मान सिंह गुजरे थे। फिर है 1592 ईस्वी में उड़ीसा अभियान के लिए जाते समय मान सिंह भूमि के किस
राजा को मुगलों की अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश कर दिया था। तो ये रंजीत सिंह थे। किस मुगलकालीन सूबेदार ने परकोटा पर वह महल के नगरों का नामकरण अकबर नगर के रूप में किया था? तो यह मानसिंह ही थे जो परकोटा का महल के नगरों का नामकरण अकबर नगर के नाम से किया था। 1590 से 91 के आसपास मिदनापुर अभियान पर जाते समय किस मुगल सूबेदार ने मानभूम क्षेत्र पर परा और तेलकुपी में मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया था? तो ये मानसिंह ही थे जो परा और तेलकुपी में मंदिरों का जीर्णोद्धार किए थे। आईने अकबरी के अनुसार हजारीबाग के 6 व चंपा क्षेत्र की मालगुजारी थी, कितना थी? 15,500। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कोकरा के नागवंशी शासक को मुगल कालीन ग्रंथों में जमींदार ए अलामा के से संबोधित किया गया है। इस शब्द का क्या अर्थ है? तो हीरे के खान का मालिक इस शब्द का अर्थ होता है जमींदार ए अलामा। ये मुगल कालीन ग्रंथों में ये शब्द मिलता है। किस ग्रंथ में झारखंड के स्थानीय लोगों द्वारा शंख नदी से हीरे प्राप्त करने के तरीकों का वर्णन किया गया है? तो तुजुक ए जहांगीरी में शंख नदी से हीरे प्राप्त करने के तरीकों का वर्णन किया गया है। प्रसिद्ध पुस्तक तुजुक ए जहांगीरी के अनुसार मुगल शासक जहांगीर ने किस वर्ष इब्राहिम खां को खोखरा विजय हेतु भेजा था? 1592 में। यहाँ यह ध्यान देना है कि खोखरा तुजुक ए जहांगीरी में झारखंड के लिए प्रयोग किया गया था। झारखंड के कौन से चेरो राजा जहांगीर के समकालीन थे? तो ये अनंत राय। मुगल शासक जहांगीर के शासनकाल में कौन झारखंड का राज्यपाल था? तो ये इब्राहिम खान था। झारखंड के नागवंशी शासक दुर्जन साल को जहांगीर के द्वारा कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी? तो शाह की उपाधि दिया गया था दुर्जन साल को। नागवंशी राजा दुर्जन साल को कितने वर्षों तक ग्वालियर के किले में कैद रखा गया था? तो 12 वर्ष के लिए। कौन सा नागवंशी राजा हीरो का पारखी था? तो ये दुर्जन साल थे। अब देखिए दुर्जन साल से जो भी प्रश्न बन रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये बहुत बार पूछा गया है प्रश्न में। ये जो बार दुर्जन साल से जितने भी प्रश्न हैं उसको ध्यान देने की ज़रूरत है। फिर है जहांगीर ने 1612 ईस्वी में किसे बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था? तो उसे कोकरा क्षेत्र का अधिकार करने का आदेश दिया। तो ये जफर खां है। जहांगीर के शासनकाल में नियुक्त किस सूबेदार को फाथ जंग की उपाधि प्रदान की गई थी? तो इब्राहिम खां को फाथ जंग की उपाधि प्रदान की गई थी। एक घटनाक्रम के दौरान हीरे की सही पहचान करने के कारण दुर्जन साल को जहांगीर द्वारा कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी? तो शाह की। अभी हमने देखा दुर्जन साल से संबंधित प्रश्न, उसमें ये भी प्रश्न एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1627 ईस्वी में जहांगीर द्वारा कैद से मुक्त करने के बाद दुर्जन साल को कितने रुपए वार्षिक कर देना स्वीकार किया गया? तो 6000। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जहांगीर के शासनकाल में बिहार के सूबेदार अफजल खान द्वारा पलामू चेरो राजाओं पर आक्रमण के समय चेरोवंशी शासक कौन थे? तो ये अनंत राय थे। जहांगीर के शासनकाल में पलामू के किस चेरो शासक द्वारा मुगलों के काफिले को लूटने का कारण उसे बंदी बनाकर दिल्ली लाने का आदेश दिया गया था? तो ये सहबल राय थे। सहबल राय क्या किए थे कि जहांगीर के शासनकाल में पलामू के किस चेरो शासक द्वारा मुगलों के काफिलों को लूटने का कारण, मतलब ये मुगलों के काफिले को लूट लिए थे। किस चेरो राजा की मृत्यु मुगलों द्वारा दिल्ली में शेरों के साथ लड़वाने के कारण हो गई थी? तो यह सहबल राय था। अब आज के क्लास को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे बढ़ाएंगे और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।